नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग जो है CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का 2019 के पेपर का हल देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप सभी को पता है कि आपका पेपर कोड जो है PGQP 44 है, और ये जो पेपर है वो आपका 2019 में कंडक्ट हुआ था। तो हम लोग जो है इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे बेसिकली, जो कि आपका मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो 75 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमिक्स से होते हैं। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तो 26 से स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रोडक्ट कर्व रीचेस इट्स मैक्सिमम व्हेन। तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, इक्वल्स टू आपके एवरेज प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तब हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है। याद रखिएगा कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो होता है जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट की क्या हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, तो इसको अब ग्राफिकली एक बार ज़रा देख ले आप किस तरीके से इसको देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये आपका ग्राफ है, ठीक है, और इसमें हमारा क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल आप लिख लीजिएगा, वेरिएबल इनपुट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके जो वाई एक्सिस है उस पर आपका एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ होता है वो इस तरीके से आपका पहले अपवर्ड जाता है एंड फिर आपका डाउनवर्ड। ठीक है, ये एवरेज प्रोडक्ट होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका बढ़ता है, फिर एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और फिर उसके बाद उस पॉइंट पे पहुंचता है जहां पर कि आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर उसके मतलब बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर कि आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है, वहाँ पर आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है क्या है, बराबर है उसके। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। और इस पॉइंट पे हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट जो होता है आपका बिगिन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या होता है आपका, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है और यहाँ पर आपका इस पॉइंट पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या है, आपका मैक्स है। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ हाईएस्ट ओवर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो कौन सा आपका स्टेट है जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है सबसे ज़्यादा है। तो इस समय जो है केरला का है। जब ये आपका क्वेश्चन पेपर आया था उस समय के उसमें देखा जाए तो केरला का सबसे ज़्यादा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, अगर आप और जो है डेटा जानना चाहते तो डेटा जान लेते हैं। तो यहाँ पर केरला का सबसे ज़्यादा है इस समय 74.9 इसका है। ठीक है, ओवरऑल जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। फिर उसके बाद आपका दिल्ली आ जाता है। ठीक है, दिल्ली का आपका फिर आगे है और फिर उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपका इस स्टेट का भी क्या है, आपका जो ओवर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ वो ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू द सोलो मॉडल इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल। तो क्या है आपका, आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल। हमें पता है कि प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, हमारा जो फंक्शन होता है आपके आउटपुट का वो कौन कौन सा होता है, लेबर होता है, लैंड होता है, कैपिटल होता है ना। तो जो कैपिटल है वो किसका फंक्शन है, आपके प्रोडक्शन का, आउटपुट का, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग। किसको रिप्लेस किया इन्होंने, तो जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है आपके नीति आयोग से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जान लेते हैं कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई है, क्योंकि जब जैसे ही आपका प्लानिंग कमीशन चेंज हुआ नीति आयोग में, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। और ये आपका एक तरीके से गवर्नमेंट को सजेशन देता है
ये कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से सरकार को सजेशन देने के लिए ये आपका नीति आयोग का गठन हुआ है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस समय हमारे जो चेयरपर्सन है नीति आयोग के वो कौन है? नरेंद्र मोदी। और याद रखिएगा कि नीति आयोग के चेयरपर्सन जो है आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और अमिताभ कांत इसके CEO हैं, ठीक है। तो ये नीति आयोग से रिलेटेड आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जाने थे। तो फाइनेंस कमीशन जो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन होता है इसका संविधान में आर्टिकल कौन से वाले के तहत 280 के तहत जो है फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। और याद रखिएगा कि ये जो है इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और ये आपके राज्य और केंद्र के बीच में जो आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप है उसको जो है बताता है आपका फाइनेंस कमीशन। और याद रखिएगा इसकी स्थापना 1951 में हुई है, ठीक है। ये आपका फाइनेंस कमीशन है। अच्छा, एक और फैक्ट बन जाता है यहाँ से कि जो आपका फाइनेंस कमीशन है इंडिया का, इस बार का 15 फाइनेंस कमीशन हमारा चल रहा है, 15वां जो है 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। इसका जो आपका रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या था? तो याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका फाइनेंस कमीशन था उसका रिपोर्ट का जो टाइटल था वो क्या था आपका? फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। कोविड टाइम में जो फाइनेंस कमीशन उसको मतलब उसका जो है टाइटल रहा था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्म इज़ सपोज टू शट डाउन इन शॉर्ट रन इफ़। आपका जो फर्म सपोज टू शट डाउन हो जाएगा शॉर्ट रन में, कब? तो यहाँ पर जो 30 का आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, जब आपका प्राइस क्या होता है? बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो है आपका फर्म जो है सपोज टू शट डाउन के पॉइंट पे आ जाता है शॉर्ट रन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको समझेंगे तो याद रखिएगा कि जब फर्म सिर्फ टोटल रेवेन्यू से अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या कर पाए? निकाल पाए, तो तब हमारा जो है शट डाउन पॉइंट होता है। पर याद रखिएगा कि शट डाउन पॉइंट में फर्म कभी भी प्रोडक्शन करना बंद नहीं करती है, क्योंकि उसका इस समय जो है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मतलब नहीं निकाल पा रही है अपने प्रोडक्शन करने की वजह से। तो जो है इस समय भले ही लॉस वो गेन करती है, पर कभी भी जो है अपने प्रोडक्शन को करना स्टॉप नहीं करती है, ठीक है। तो यानी जो शट डाउन पॉइंट होता है बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। आप सभी को पता है कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो ये जो आपका ग्राफ होता है बेसिकली यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार इसको। ये आपका प्राइस इक्वल्स टू AR है ना, एवरेज रेवेन्यू है ना यहाँ पर, और आपका TR है ना, टोटल रेवेन्यू, सारा यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। तो जब आपका ये किसके बराबर हो जाता है? आपके एवरेज जो है वेरिएबल कॉस्ट के बराबर, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। तो यहाँ पर हमारा होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब आपका क्या होता है जो प्राइस है बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, आपका जो प्राइस है वो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जो है बिलो हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है? आपका शट डाउन पॉइंट हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन, किसके बीच में जो है आपके परचेज एंड सेल होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में? तो याद रखिएगा कि RBI एंड द मार्केट और RBI के बीच में ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन आप सभी को पता है कि क्वांटिटेटिव मेज़र है। आप सभी को पता होना चाहिए कि RBI का जो है क्रेडिट कंट्रोल करने का जो है कई मेज़र होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। एक आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, SLR, ओके, CRR, ये सब जो हमारे हैं आपके मनी को की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपके कुछ क्वांटिटेटिव मेज़र है। ऐसे ही आपके क्वालिटेटिव मेज़र होते हैं, जैसे मोरल सुएशन हो जाता है, और
मोरल सुएशन के बाद जो है आपका क्रेडिट राशनिंग होता है, जिसमें कि हम सिर्फ एक सेक्टर को क्रेडिट दिया जाता है तो उसको हम राशनिंग करते हैं, उसको हटाते हैं क्रेडिट राशनिंग को। तो वो सब जो है आपका क्या है, क्वालिटेटिव मेज़र होता है। नेक्स्ट हमारा है द मैट्रिक्स इज़ मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हमें अचीव होती है। हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारा वैल्यू सारा 1 1 1 1 होता है, ठीक है। सपोज़ आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 6 ले लो, तो आप जब भी इससे मल्टीप्लाइज को करोगे तो आपको ओरिजिनल 1 2 3 6 वाला ही मैट्रिक्स गेन होगा। तो इसका मतलब है कि हम कभी भी किसी भी, सपोज़ आपका ए इज़ योर मैट्रिक्स, मतलब एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल, यहाँ पर हाइपोथेटिकल इज़ नॉट, हम कह सकते हैं कि कोई नंबर है उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपकी वैल्यू क्या आती है, ए ही आएगी। तो यहाँ पर ये करने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हमें गेन होगा। तो ऑप्शन डी हमें करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी द सोशल मार्जिनल कॉस्ट विल बी। तो यहाँ पर आपका जब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है तो आपका सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, याद रखिएगा कि जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या होता है, आपका मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मैं MSc से लिख दे रही हूँ, इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, आपका मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। इस वजह से हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व रिप्रेजेंट, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा इक्वेशन होता है ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, क्योंकि आपका जो कंजप्शन कर्व होता है उसका जो शेप होता है वो आपका कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। लॉन्ग रन में आप सभी को पता है कि ए इक्वल्स टू बी वाई होता है। शॉर्ट रन में अगर हम देखें इसको तो ए प्लस बी वाई होता है। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है, ए इज़ योर इंटरसेप्ट, ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट होता है। जबकि यहाँ पर बी क्या है आपका, तो याद रखिएगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है हमारा। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन, द गिवन डाटा सेट द वैल्यू ऑफ मीडियन, वेरी इजी। इसको हम लोग क्या करना है, पहले हमको अरेंज कर लेना है। तो हम पहले सारा अरेंज कर लेंगे वैल्यूज़ को 1, ठीक है। हम अरेंज मतलब करने का मतलब हम लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे, मतलब हम एक ऑर्डर में कर देंगे इसको, पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो हम असेंडिंग में कर देंगे 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल आपके नंबर्स हो गए। अब आप इसमें देखिए कि आपका जो 4 पार्ट इधर हो गया, 4 पार्ट इधर हो गया, 4 और 5, 4 + 5 कर लेंगे, ये दोनों को चूज़ करके और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा 9/2 आ जाएगा। और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 4.5 आ जाएगा आपका मीडियन। तो आपका मीडियन आंसर है क्या, 4.5। तो हमने किस तरीके से किया, पहले हमारा जो स्टेप 1 है, हमको इसको जो है आरोही या फिर अवरोही यानी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। फिर उसके बाद जो है हम अपनी मिडिल मोस्ट वैल्यू खोजेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मीडियन इज़ व्हाट, योर मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो हमारे यहाँ पर तो क्योंकि हमारे पास 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू ऐड आ रही है, तो हम दोनों का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो उससे जो है हमें फाइंड हो जाएगा हमारा मीडियन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। विच अप्रोच इज ऑफ टू प्रोबेबिलिटी आउटकम इज़ इक्वली लाइकली अकर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि जो इवेंट होता है वो आपका क्या होता है, इक्वली लाइकली चांस होता है अकर होने का। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड एंड आपके टेल आने का जो चांस है वो क्या है, इक्वली लाइकली, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये होता है कि कभी भी अगर आप टॉस करते हो कॉइन, अगर हेड आ गया तो टेल ज़रूर उस टाइम पे, मतलब एक साथ दोनों नहीं आ सकते हैं। अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो एक टाइम पे हेड ही आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, कभी भी हेड टेल एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो उसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो ये जो अभी आपका इक्वली लाइकली अकर होता है, ये आपका क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। द फर्म इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट विल कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन अंटिल। कब तक आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करेगा, जब आपका टोटल, यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो हो जाएगा ए वाला। यहाँ पर जब आपका टोटल रेवेन्यू इज़ लेस देन योर टोटल कॉस्ट। अब आप सभी को पता है कि टोटल रेवेन्यू आपका क्या होता है,
टोटल रेवेन्यू आपका जो टोटली आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो ना, यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अब जब आप टोटल कॉस्ट निकालते हो, टोटल कॉस्ट आपका किससे किससे मिलके बनता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर हम क्या कर पाते हैं कि जब शटडाउन का टाइम आता है तो उस टाइम पे हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही निकाल पाते हैं, ठीक है। तो यानी हमने क्या किया, हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं क्या है, आपकी टोटल कॉस्ट से क्या है, कम है, ठीक है। टोटल कॉस्ट का मतलब कम होने का मतलब यानी हम दोनों, आपका फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में से हम फिक्स कॉस्ट निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है, आपके टोटल कॉस्ट से क्या है, लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि हम टोटल जो कॉस्ट का पार्ट दूसरा है टोटल फिक्स कॉस्ट, वो हम नहीं निकाल पा रहे, जो कि हमने फिक्स फैक्टर पे लगाया था, है ना, तो वो हम नहीं निकाल पा रहे। पर हमने जो वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर पे लगाया था वो हमारा निकल जा रहा है, हम जो अपने कमोडिटी को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो आपका कंटिन्यू रहेगा, पर ये शट डाउन पॉइंट होता है, इसको हम लोग शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। यानी हमारा यहाँ पर पॉइंट बनता है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शट डाउन पॉइंट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट में हमारा क्या होता है, टी आर इक्वल्स टू टी वी सी, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर ए आर इक्वल्स टू ए वी सी, ठीक है। तो इसको हम लोग शट डाउन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा द साइज़ ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारा साइज़ ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इंक्रीज़ करते जाता है, हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज़ करने लगता है। आप सभी को पता है कि अगर सपोज़ आप गवर्नमेंट का ही मल्टीप्लायर ले लो तो हम लिखते हैं इसको 1/1 माइनस MPC। तो हमें पता है कि जो आपका मल्टीप्लायर होता है उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे हमारा मल्टीप्लायर बढ़ता है, ठीक है, मल्टीप्लायर बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा मल्टीप्लायर बढ़ रहा है यानी हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बढ़ेगा। द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच स्टेट इफ इंडिया इज़ अ पुअर टुडे इट इज़ टफ थ्रू द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉजेज़। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है पहले पुस्तक, तो याद रखिएगा आपके रोमेश दत्त के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका कौन सा जो यहाँ पर प्रश्न है, जो कि आपका मतलब ऑप्शन दिया उसमें कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, पी वाला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1001, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो है हमने जब सॉल्व किया था तो वहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन था आपका। कौन सा क्वेश्चन नंबर था उसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या सोल्यूशन किया था कि 1 2 3 6 है ना, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1001 है। इससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस वाले पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो भी हमारा जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हमें गेन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछा है तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बी इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परेटो एफिशिएंट इक्विलिब्रियम मेक्स। क्या करता है आपका परेटो एफिशिएंट इक्विलिब्रियम, तो याद रखिएगा कि समवन बेटर ऑफ विल मेक समवन एल्स वर्स ऑफ। यानी परेटो इफिशिएंसी आपने देखा होगा कि हम उसमें देखते हैं आपका दो इंडिफरेंस का होता है अपोजिट साइड में। इसमें हम देखते हैं कि कोई आपका जो है वर्स ऑफ होता है और कोई जो है आपका बेटर ऑफ होता है। जब हम किसी को बेटर ऑफ में करते हैं तो कोई ना कोई आपका वर्स ऑफ में होता है। चाहे आप प्रोडक्शन के हिसाब से देख लो, चाहे आप जो है आप कंजप्शन के हिसाब से देख लो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हायर द इनकम इन द मिडल एज आर एसोसिएटेड विद द हाई द सेविंग। तो ये कौन सा थ्योरी आपका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, इसका मैंने क्वेश्चन करवाया भी था आप सभी को। तो इसमें हम सारा एक बार देख लेते हैं आपका कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है आपकी किसके द्वारा दिया गया है, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया है, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया है, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है। और इन्होंने इसमें बोला है कि जो किसी
पर्सन का जो कंजप्शन होता है वो इसकी एक्सपेक्टेड इनकम से होने पर ही इसका कंजप्शन होता है। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि इन्होंने दो इनकम की बात की, एक परमानेंट इनकम और एक ट्रांजिटरी इनकम। यानी आपका जो इनकम होता है वो दो तरीके से मिल के बना होता है, एक आपका परमानेंट इनकम, एक ट्रांजिटरी इनकम। ठीक है, इसी तरीके से आपका कंजप्शन जो होता है वो आपका परमानेंट कंजप्शन होता है, एक आपका ट्रांजिटरी कंजप्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और किन्स का जो आपका कंजप्शन फंक्शन था उसमें a+by दिया गया है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जो हमारा कंजप्शन है वो हमारे डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जब हम अपने इनकम में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं किसको, टैक्सेस को। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम हमारी बन जाती है अब जब हम उसमें से क्या करते हैं, अपने पर्सनल इनकम में से टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा कौन सा वाला होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। तो याद रखिएगा कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में हमारा जो फर्म होता है वो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस यहाँ पर पाया जाता है, इंटरडिपेंडेंस होता है। और क्योंकि हमें यहाँ पर जो है आपके जो फर्म की मूवमेंट होती है वो जाननी होती है कि फर्म क्या कर रहा है, दूसरा फर्म जो है प्राइस बढ़ा रहा है तो उसको फॉलो करना है कि नहीं, और प्राइस डिक्रीज़ कर रहा है तो उसको फॉलो करना है कि नहीं। तो ये जो है इंटरडिपेंडेंस देखा जाता है, क्योंकि आपके राइवल का मूवमेंट हम नहीं जानेंगे तो किस तरीके से हम अपने प्राइस को रख पाएंगे। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है। ओलिगोपोली जो मार्केट होता है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट होता है, यहाँ पर जो आपका फ्यू सेलर होता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बेचा जाता है। ठीक है, और लो बैरियर होता है यहाँ पर एंट्री, मतलब आप जल्दी इसमें एंट्री नहीं, मतलब आपका बैरियर है क्योंकि आप जल्दी एंटर नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर है इस वाले आपके मार्केट में। बेसिकली यहाँ पर कार्टेल का कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है, कार्टेल फॉर्मेशन होता है, कोलूजन एंड नॉन कोलूजन को देखने के लिए मिलता है। कोलूजन में क्या होते हैं कि सारे फर्म एक साथ आके जो है प्राइस लीडरशिप करते हैं, और नॉन कोलूजन में अलग अलग फर्म अपना अपना जो है प्रॉफिट देखते हैं। तो जब कोलूजन होता है तो वहाँ जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। ये हमारा ओलिगोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट नीड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सा वाला आपका जो है करता है, यहाँ पर याद रखिएगा कि नाबार्ड। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट जो आपका बैंक है, इसकी स्थापना हुई है 1982 में, और ये जो है आपका क्रेडिट करता है नीड, जो एग्रीकल्चर की नीड होती है रूरल डेवलपमेंट में वो जो है पूरी करता है आपका नाबार्ड। ठीक है, ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब याद रखिएगा कि जो आपका नाबार्ड है उसकी स्थापना कब हुई है। तो नाबार्ड की जो स्थापना है याद रखिएगा कि आपके 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को, ये मैं इसको बता चुकी हूँ। और इसका जो फुल फॉर्म है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग थ्योरी स्टेट दैट ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम विल लाई एट। कहाँ पर लाई करेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉर्नर में। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन पे लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा द ग्राफ शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो जो एक कॉम्बिनेशन शो कर रहा है आपका पर्टिकुलर आपका लेबर का और कैपिटल का, तो पर्टिकुलर आउटपुट के निकालने के लिए तो वो हमारा क्या होता है, आइसोक्वांट। ठीक है, आइसोक्वांट हमारा क्या बताता है कि हम लेबर और कैपिटल को लगा के कितना आउटपुट निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा किसके किसके बीच में लाई करता है, तो याद रखिएगा कि +1 और -1 में। तो जब +1 होता है तो हमारा परफेक्टली कोरिलेशन होता है आपका, और नेगेटिव में भी हमारा परफेक्टली मतलब नेगेटिव कोरिलेशन होता है। 0 में हमारा कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी आपका संबंध नहीं मिलता है, और ये भी आपका हाई, मॉडरेट एंड लो कोरिलेशन भी इसमें होता है। बेसिकली जब हमारा 0.02 होगा तो हमारा हम क्या कहेंगे कि हमारा पॉजिटिव लो कोरिलेशन है। ठीक है, अगर हमारा ये 0.9 होता तो हमारा हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होता। यहीं पर अगर -0.2 होता तो हमारा लो नेगेटिव कोरिलेशन होता। अगर ये पर 0.9 होता माइनस में तो ये हमारा जो है हाई जो है आपका नेगेटिव कोरिलेशन होता। तो इस तरीके से कोरिलेशन होता। बेसिकली ये
0 to -1 to +1 के बीच में लाई करता है। प्राइवेट मार्केट विल नॉट प्रोवाइड इनफ प्योर पब्लिक गुड बिकॉज, क्योंकि आपकी फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है पब्लिक गुड में, जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि पे करे टैक्स, फिर भी वो जो है उसको यूज़ करता है पब्लिक गुड को। पर जो है प्राइवेट में ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि प्राइवेट में हमें क्या करना पड़ता है कि हम जितना भी अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, जब अगर एक्स की कीमत बढ़ रही है एंड वाई की कीमत जो है घट जा रही है, तो इसका मतलब है ये दोनों गुड्स क्या हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे अगर सपोज़ आप कार है, कार की कीमत बढ़ गई तो आपके पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जो आपका किन्स का कंजप्शन एक्सपेंडिचर फंक्शन है वो किस पे आधारित है आपके, तो याद रखिएगा हमने बताया था डिस्पोजेबल इनकम पे आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसा डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा, और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। आपको लगातार CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर का हल विद जो है आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलते रहे और हम लगातार आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।